लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जोशुआ का असल चेहरा सबके सामने आ चुका था, इसलिए दामियन अब उसे फिनिश करने के लिए जा ही रहा था कि तभी बीच में सिल्वा आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो साथ ही साथ दामियन को इंजर्ड भी कर देता है और वो अपने बेटे से ये कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि सिल्वा जोशुआ से ये कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो इतना कहता ही है कि तभी जो एम्परर का नाइट था वो उसके ऊपर अटैक करते हुए ये कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसे पेंडामोनियम के कुत्तों को भागने दूंगा? लेकिन जो सिल्वा होता है वो इजली एम्परर के नाइट के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इस पर एम्परर का नाइट पीछे की तरफ चला जाता है दामियन के पास और वो दामियन से ये पूछता है कि सर दामियन क्या आप ठीक है? लेकिन दामियन इस अटैक की वजह से बेहोश हो चुका था। वहीं पर ये नाइट दामियन से उसका हाल चाल पूछ ही रहा था कि तभी जो सिल्वा था वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करते हुए उनके तरफ अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये अटैक जिस दिशा पे छोड़ा जाता है वो पूरे तरीके से तबाह हो चुका था। लेकिन जो ये नाइट था वो अपने और दामियन के चारों तरफ सील्ड बनाते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और जो मेज था वो एम्परर को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन इस दौरान काफी सारे लोगों की जान चली जा चुकी थी। इस कारण से एम्परर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों के साथ ये करने की? आखिर वो कहाँ पर है? इस पर ये नाइट ये बताता है कि योर मेजेस्टी लगता है कि वो लोग भाग चुके हैं। इस पर एम्परर ये हुक्म देता है कि उन्हें जाकर पकड़ो, उनमें से किसी एक को भी यहाँ से जिंदा जाकर जाने मत देना। वहीं पर इसी के साथ हमें ये बताया जाता है कि टूर्नामेंट के बाद दामियन जो कि टूर्नामेंट का विजेता था उसने पेंडामोनियम का सामना किया, इसलिए उसे एम्पायर के प्रोटेक्शन में रिकवर हो रहा था। और इस हमले के बाद एम्परर ने पूरे जगह को लॉकडाउन में डाल दिया ताकि कोई भी इस जगह को छोड़कर ना जा सके। और अगले दिन दामियन का जो अवार्ड सेरेमनी था उसे शांति से इंपेरियल पैलेस के अंदर रखा गया। वहीं पर इसी के साथ में दामियन को दिखाया जाता है जो कि नाइट के साथ इंपेरियल पैलेस आया हुआ था। लेकिन उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है। उसके बगल वाला नाइट उससे ये कहता है कि जब दरवाजा खुलेगा तो तुम 50वें पेज पर रुककर एम्परर को रिस्पेक्ट पे करना। दामियन उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वो गुस्से में अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि मैं एक ही अटैक के अंदर बेहोश हो जाऊंगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो मास्टर क्लास की जो वॉल है वो काफी ज्यादा हाई है, या फिर जो मेरी ड्यूरेबिलिटी है वो काफी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि मैंने फिलहाल में ज्यादा मार नहीं खाया है। चाहे जो कुछ भी हो, मेरे घर जाने के लिए उन लोगों को जल्दी पकड़ना होगा। तभी मेन कमरे का दरवाजा खुलता है और दामियन अंदर की तरफ कदम रखता है। दामियन को देखकर एक बंदा ये अनाउंस करता है कि टूर्नामेंट का विजेता दामियन हाक्सेन जो कि एप्पल किंगडम का हाई क्लास का नाइट है आ चुका है। वहीं पर उसे देखकर एम्परर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी दामियन एम्परर के चेहरे को ध्यान से देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि क्या ये एम्परर वही था? तभी जो दामियन होता है वो उनके सामने झुककर उन्हें ग्रीटिंग्स पेश कर रहा था। ये देखकर एम्परर फौरन से उसके पास भागते हुए ये कहते हैं कि ये काफी है, आप एक हीरो हैं जिसने कि एविल का सामना करते हुए उसे रोका, इसलिए इस तरीके से सर ना झुकाए। इस पर दामियन हैरान होते हुए ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा। वहीं पर एम्परर हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि ओह नो, मैं तो बिना किसी रियलाइजिंग के उसके सामने आ गया। ये तो हमारी पहली मीटिंग है ना, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग पहले भी मिले थे। वहीं पर दामियन हैरान होकर एम्परर की तरफ देखते हुए ये सोच रहा था कि अब उससे क्या करना है। तभी जो एम्परर होते हैं दामियन से ये कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा इतने शांति वाले सेरेमनी को रखने के लिए, आप इसकी जगह मेरा शुक्रिया आधा एक्सेप्ट करें। वहीं पर ये
देखकर उसके पीछे वाले मिनिस्टर्स ये कह रहे थे कि योर मैजेस्टी, आपकी डिग्निटी, लेकिन एम्परर को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं ये बात डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि आखिर इसके अंदर से कितनी ज्यादा रूहानी ताकतें बाहर की तरफ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसने कि मेरे ऊपर काफी बड़ा एहसान किया है। आखिर ये किस टाइप का इमोशन है। वहीं पर एम्परर आगे ये कहते हैं कि सर दामिन, आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या इच्छा है। आप जो भी मांगेंगे मैं वो देने को तैयार हूँ, भले ही इसके लिए मुझे अपने नेशनल ट्रेजरी को खाली क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या कुछ भी, एक मिनट, अगर मैं इस टाइमलाइन के हिसाब से सोचूं तो वो आइटम अब भी यहाँ होना चाहिए जिससे कि बाद में दोर्गो चोरी कर लेता है। हाँ, ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं उस पावर अप का इस्तेमाल करते हुए अच्छा खासा रिवेंज ले सकता हूँ और इस कारण से मैं जल्दी घर भी जा सकता हूँ। वो ये सब सोचकर एम्परर से ये कहता है कि योर मैजेस्टी, जब जो वो पेंडामेनियम वाले बंदे हैं वो पकड़े जाएंगे तो क्या मैं घर से आ सकता हूँ ना। इस पर एम्परर ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स, और इसके लिए भी मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि आप अपने फैमिली को ये न्यूज बताना चाह रहे होंगे। वो आगे ये कहते हैं कि अगर जो एम्पायर का फर्स्ट स्वर्ड है वो यहाँ पर होते तो जो ये मिशन है वो काफी जल्दी खत्म हो जाता। तो इसलिए आपको, जबकि वो यहाँ पर नहीं है, तो आपको हल्का सा इंतजार करना होगा। इसके लिए दामिन मान जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि लेकिन शांति से बैठकर आने वाले वक्त का इंतजार करना ये मेरे पर्सनालिटी में नहीं आता है। वो आगे एम्परर से ये कहता है कि क्या मैं सच में कुछ भी रिवॉर्ड मांग सकता हूँ। इस पर एम्परर खुशी खुशी हाँ कह देते हैं। वहीं पर ये सुनकर बाकी के मिनिस्टर्स परेशान हो रहे थे कि आखिर दामिन क्या मांगेगा। वहीं पर दामिन आगे ये कहता है कि क्या आपके पास कोई ऐसी एलेक्सियर्स अवेलेबल है जो कि मेरी माना और फिजिकल शरीर को ताकतवर कर सके, जैसे कि ड्रैगन हार्ट। इस पर एम्परर ये कहते हैं कि हाँ वो हमारे पास है और मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। तभी दामिन आगे ये कहता है कि और हाँ मुझे हेमेरा भी चाहिए। वहीं पर यह सुनकर एम्परर हल्का सा परेशान हो जाते हैं। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और जो दामियन था वो अपने रिवॉर्ड को लेने के बाद इंपेरियल फैमिली से निकल चुका था और वो रास्ते में खुश होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं अभी के वक्त पर और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ। एम्परर की खातिरदारी की वजह से जो पेंडामोनियम है वो एक ऐसा सिंडिकेट है जिससे कि दोर्गो ने क्रिएट किया था एम्पायर को तबाह करने के लिए। जबकि मैं दोर्गो के पास काफी नजदीक से रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि आखिर वो किस तरीके की हरकतें करता होगा। इसलिए जो वो लोग हैं वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो पक्का छुपे हुए आने वाले अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होंगे ताकि वो एस्केप कर सके। और इसलिए जो मैंने स्पिरिट्स को खोजा था मैं उनका इस्तेमाल करने वाला हूं उन्हें खोजने के लिए। और वो ये कहकर अपने लॉज के अंदर जाते हुए ये कहता है कि अगर मैं अपने बेस को सबसे पहले खोज लूंगा तो वो अंदर घुसते हुए ये कहता है कि विक्टर मैं आ चुका हूँ। तभी अंदर से अथीनी की आवाज आती है जो कि दामियन से ये कहता है कि क्या तुम सच में जिस इंसान को बुलाए हो उसके साथ इंतजार का खेल खेलना क्या तुम्हें पसंद है? इसके बदले तुम्हारा 10 पॉइंट्स माइनस जाता है। इस पर दामिन उससे ये कहता है कि ये मेरी पहली दफा था कि मैं इंपेरियल पैलेस गया है, इसलिए इसमें टाइम लग गया, मुझे माफ करना। अथीनी ये कहती है कि जबकि तुमने तुरंत से इस बात को माना और अपनी गलती के लिए माफी मांगी तो तुम्हें इसके बदले प्लस 10 पॉइंट्स मिलेंगे। वो आगे ये कहती है कि और मैं इस बात से काफी सरप्राइज हो चुकी थी कि एक ऐसा बंदा जो कि इंपेरियल पैलेस से आ रहा है वो मुझसे मुलाकात करना चाह रहा है, तो मुझे ये लगा कि हमारी शादी होगी। तभी बीच में एग्नस आते हुए यह कहती है कि तुम अपने स्कोरिंग गेम को बंद करो, क्या तुम ये भूल गए कि तुम भी अभी तुरंत आई हो? इस पर अथीनी उससे ये कहती है कि जब तुम इतनी कमजोर हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तुम्हारा 20 पॉइंट कटता है। एग्नस
ये पूछती है कि तुम कमजोर किसे कह रही हो। अथिनी ये कहती है कि मैं किससे कह सकती हूँ। दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो हमारा दुश्मन है वो एक मास्टर क्लास का नाइट है, इसलिए मुझे अच्छे तरीके से तैयारियां करनी होगी। जबकि मुझे एम्परर से ताकतवर बनने वाला आइटम से रिसीव्ड हुआ है तो ये चीज काफी होनी चाहिए, लेकिन वो काफी नहीं है। लेकिन अभी के वक्त पर मेरे पास इग्नस जो कि फर्स्ट क्लास की पलादीन है, जिसने कि अपनी स्टिग्माता को अवेकन कर लिया है। वहीं पर दूसरी तरफ हतीने होपर है जो कि नेक्स्ट मर्सनरी किंग बनने वाली है और वो अभी के वक्त पर मर्सनरी किंग की एक बेटी है। वहीं पर वह सब सोच ही रहा था कि बीच में जो इग्नस और जो अथीनी थी वो आपस में फाइट कर रहे थे। दामिन बिंदास अपने मन के अंदर ये कहता है कि इस जैसे टीम के साथ हम लोग एक मास्टर क्लास को आसानी से खोज कर हरा सकते हैं। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें जोशुआ को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। उससे बीच अल्तर में लेटाया गया होता है और चारों तरफ ब्लैक मैजिशियन उसके डिमोनिफिकेशन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर जो उसका डीमन स्वर्ड था वो उसके शरीर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हुए यह कहता है कि तुम मुझे अपना शरीर दे दो। इस पर जोशुआ दर्द में अपने फादर को आवाज लगाता है। वहीं पर एक ब्लैक मैजिशियन ये कहता है कि जो डेमोनाइजेशन है वो काफी आगे बढ़ चुका है, अगर ये इससे आगे बढ़ता है तो वो बात पूरी कर पाता उससे पहले ही दूसरा ब्लैक मैजिशियन ये कहता है कि इसे सप्रेस करो, अगर तुम ये नहीं करते हो तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं पर पीछे की तरफ सिल्वा ये सारा नजारा देख रहा था। वहीं पर वो अपने बेटे की चीखों को सुनकर साइड पर उसी डिमोनिक मिरर को देखता है। तभी उस डिमोनिक मिरर से वेपन मास्टर ये कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, एम्परर को असैसिनेट करना एक इम्पॉसिबल टास्क है और वैसे मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इसलिए मैं इससे निराश नहीं हूँ। तभी जो सिल्वा था, अच्छा एक सेकेंड, ये अभी का सीन नहीं हो रहा है बल्कि जब वो जोशुआ को लेकर आया था उस वक्त का सीन है। वो अपने बेटे को वेपन मास्टर के सामने करते हुए यह कहता है कि वेपन मास्टर प्लीज आप मेरे बेटे की हेल्प करें, जो ये डेमोनाइजेशन है वो रुक नहीं रहा है। वेपन मास्टर ये कहता है कि अगर जो एम्परर है वो मारा नहीं गया है तो फिर भी जो इस डीमन स्वर्ड की इनहेंसमेंट है वो हो चुकी है। हालांकि जबकि जो ये डेमोनाइजेशन है वो काफी आगे बढ़ चुकी है तो अब ये बेकार हो चुका है। इस पर सिल्वा ये कहता है कि मेरे बेटे ने आपके दिए हुए टास्क के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था, इसलिए मास्टर आप सारे डीमन स्वर्ड्स और वेपन्स के मास्टर हैं, प्लीज आप मेरे बेटे के डिमोनाइजेशन को रोकें। तभी वेपन मास्टर क्लियरली ये बोल देता है कि ये करना नामुमकिन है क्योंकि जो मेरी रेलम है वो अभी के वक्त पर एक आर्मामेंट से बनकर रह चुकी है और इस कारण से जो वो डीमन का इनकार्नेशन है मैं उससे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इस कारण से सिल्वा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो यह कहता है कि अगर वो इंसान इसमें हेल्प करेंगे तो क्या ये नहीं हो सकता है। ये सुनते के साथ ही वेपन मास्टर काफी गुस्सा हो जाता है और वो शीशे के अंदर से ही सिल्वा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लगाते हुए ये कहता है कि तुम अपने औकात में रहो, अगर तुमने फिर से अपने सेल्फिश चीजों को पाने के लिए उन महान व्यक्ति का नाम लिया तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। इस कारण से सिल्वा घबराते हुए सॉरी कहता है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जबकि मैं उनसे मिरर के द्वारा बात कर रहा हूँ फिर भी वो इतना ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर लगा पा रहे हैं, वो कोई मामूली शख्स नहीं है। तभी वेपन मास्टर आगे ये कहता है कि अगर जो ये डीमन स्वर्ड है वो पागलों की तरह अगर हरकत करता है तो जो एम्पायर है वो इस जगह को ट्रैक कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो उससे पहले ही इस डीमन को खत्म कर दो। इस कारण से सिल्वा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वेपन मास्टर ये कहता है कि जब तक मैं तुमसे दोबारा कांटेक्ट नहीं करता हूँ अपने आप को किसी को मत दिखाना। वहीं पर वेपन मास्टर ये कहकर कम्युनिकेशन बंद कर देता है। वहीं पर इस कारण से सिल्वा काफी जोरों से चिल्लाता है। इस कारण से जो बाकी के ब्लैक मैजिशियन थे वो भी इस प्रेशर को फील करते हुए ये कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा प्रेशर है। तभी वो ब्लैक मैजिशियन को आवाज लगाते हुए ये कहता है कि सुनो मेरी बात को, चाहे तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े किसी भी तरीके से मेरे बेटे को वापस से इंसान बनाओ। इस पर ये ब्लैक मैजिशियन घबराते हुए कहता है कि
आखिर हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। इस पर सिल्वा गुस्से में ये कहता है कि अगर तुम लोग फेल होते हो तो तुम लोग मारे जाओगे। वहीं पर उस सीन को याद करता हुआ सिल्वा अभी के वक्त पर ये कह रहा था कि हम लोग इस चीज को ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही हम लोग डेमोनाइजेशन को ज्यादा वक्त तक होल्ड करके रख सकते हैं। अगर वो पर्सन यहाँ पर हेल्प करता तो शायद से यहाँ पर एक रास्ता होता। अगर मैं पर्सनली एम्परर का हेड उसके सामने ऑफर करूँ तो वो पक्का ये चीज करेगा। इसलिए मेरे बेटे तुम हल्का सा इंतजार करो, तुम्हारे जो फादर हैं वो सारी चीजों को सोल्व कर देंगे। वहीं पर इसी के साथ ही सीन सेंस होता है और हमें सिटी के सुनसान इलाके का सीन दिखाया जाता है जहां पर दामिन अपने साथियों के साथ आ चुका था। तभी एथेनी ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं मास्टर क्लास से फाइट करना चाहती हूँ। लेकिन तभी बीच में एग्नेस ये कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग इंपेरियल सीवर्स के अंदर छुपे हुए हैं। इस पर दामिन सामने वाले दरवाजे को लात मार के तोड़कर ये कहता है कि मेरे पास एक काफी अच्छा इंफॉर्मेंट है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं उन्हें ये नहीं बता सकता हूँ कि मेरे एक आत्मा ने इसके बारे में बताया है। वहीं पर अंदर जाते हुए एग्नेस ये कहती है कि लेकिन क्या हम 3 लोग हैं, ये काम करने के लिए काफी होंगे। इस पर एथेनी एग्नेस को चिढ़ाते हुए ये कहती है कि क्या तुम घबरा चुकी हो? अगर तुम घबरा चुकी हो तो तुम्हारे 10 पॉइंट्स माइनस होते हैं। इस पर ये लोग फिर से लड़ना चालू कर जाते हैं। एग्नेस ये कहती है कि क्या मेरे पास इतने भी पॉइंट्स बचे हैं कि तुम उन्हें डिटेक्ट कर सकती हो? इस पर एथेनी उससे यह कहती है कि तुम इसके बाहर जा सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा काम अकेले कर सकती हूँ। इस पर एग्नेस ये कहती है कि एक पलादिन कभी भी डार्क मैजेस से भागती नहीं है। वहीं पर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि पेंडामोनियम जिसके पास डीमन स्वर्ड्स है, अगर वही उनका लीडर है तो मुझे ये पता है कि वो कौन है और मैं इस चांस का इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म करने का मौका ढूंढूंगा। वहीं पर वो आगे स्माइल करते हुए ये कहता है कि मेरे प्यारे पार्टी मेंबर्स चलो आगे बढ़ते हैं। और वो लोग ये कहकर साथ में सीवर्स के अंदर आगे बढ़ना चालू कर जाते हैं। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें फिर से जोशुआ को दिखाया जाता है जो कि और भी बुरे कंडीशन के अंदर पहुंच चुका होता है। सिल्वा अपने डार्क मेज से ये पूछता है कि क्या हमें अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है? इस पर डार्क मेज ये कहता है कि अभी के वक्त पर हम लोग बस उनके करेंट कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं। इस पर सिल्वा ये कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े उसे इंसान बनाने के लिए करो, चाहे इसके लिए कुछ ही क्यों ना करना पड़े। वहीं पर सामने का सीन दिखाया जाता है जहां पर जोशुआ की चारों तरफ सिविलियंस को बांध कर रखा गया था और जोशुआ उनके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी डार्क मेज ये कहता है कि लेकिन सिविलियंस के माना से हम लोग ज्यादा वक्त तक उनके इस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। हमें उनके पोजीशन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हायर क्वालिटी के पर्सन की जरूरत पड़ेगी, शायद से 9th रैंक का। इस पर सिल्वा ये कहता है कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर डार्क मेज ये कहता है कि आपका इससे क्या मतलब है? सिल्वा ये कहता है कि मैं ये सेंस कर पा रहा हूँ कि जो सेक्रीफाइसेस हैं वो इधर ही आ रहे हैं। उसकी ये कहते के साथ ही इस कमरे को दरवाजे को तोड़ते हुए दामिन और उसकी टीम यहाँ पर आ जाती है। दामिन एविल स्माइल करते हुए ये कहता है कि हम लोग इस सीवर्स को साफ करने के लिए आ चुके हैं। वहीं पर एथेनी और एग्नेस सामने की तरफ बढ़ते हुए ये कहते हैं कि तुम पेंडामोनियम के लोगों तुम लोग नहीं बचोगे। वहीं पर उन्हें देखकर सिल्वा अपने साथियों को आगे भेजते हुए यह कहता है कि मैंने ये सेंस किया था कि कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि ये तुम होगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे उस अटैक को सरवाइव कर लिया और तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। वो इतना कहता ही है कि तभी जो ये डार्क मेजेस होते हैं वो उनके ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। इस पर एथेनी और एग्नेस सबसे पहले सामने जाते हैं। पीछे की तरफ से दामिन ये कहता है कि मेरे पास अपना अलग तरीका है। तभी जो ये डार्क मेज होते हैं वो एक साथ में मिलते हुए एथेनी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एथेनी इजली उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए ये कहती है कि तुम लोग इतने भी काबिल नहीं हो कि
कि मैं तुम्हें पॉइंट्स दूं। तभी साइड वाला जो एक मॉन्स्टर होता है वो एग्नस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साइड में धुआं ही धुआं हो जाता है। ये देखकर अथीनी ये कहती है कि ओह मेरी सर सिंगरा, क्या आप बाय एनी चांस मारे जा चुके हैं? अगर आप इतनी कमजोर थी तो आखिर आपको घर में ही रहना चाहिए था ना। वो आगे स्माइल करते हुए ये कहती है कि जबकि आप मारे जा चुके हैं तो आप कंगुबाइन बनने से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तभी साइड से एग्नस अपनी स्टिग्माता को रिलीज करते हुए ये कहती है कि आखिर कौन मरा है, और वो एक जोरदार पंच मारते हुए उस मॉन्स्टर को तबाह कर देती है। वहीं पर साइड में अथीनी इन दोनों डार्क मेजेस को बिजली का झटका देते हुए काफी हैरान हो रही थी। वहीं पर एग्नस काफी तगड़े लुक के साथ ये कहती है कि क्या तुमने ये कहा कि मैं मारी जा चुकी हूँ? ये देखकर अथीनी ये कहती है कि हाँ, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारे पास एक छुपा हुआ ट्रिक था। वहीं पर वो दोनों आपस में ऐसी बातें कर रहे थे। अथीनी ये कहती है कि तुम्हें इसके बदले 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तुम्हारा जो ये लुक है वो काफी अच्छा है। इस पर एग्नस ब्लश करते हुए यह कहती है कि तुम लड़ाई पर ध्यान दो। जब वो लोग बातें करने में व्यस्त थे तो जो सिल्वा था वो अपने अटैक को तैयार कर रहा था। ये देखकर दामिन चिल्लाते हुए उन दोनों को नीचे झुकने को कहता है। तभी इस दौरान सिल्वा उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दामिन के वार्निंग देने की वजह से वो लोग नीचे बैठते हुए सिल्वा के अटैक से बच जाते हैं। वहीं पर इस अटैक के पावर को देखकर अथीनी ये कहती है कि ये तो एक ओरा ब्लेड है क्या? इस पर एग्नस ये कहती कि नहीं, ये कुछ और है। इस पर दामिन सामने आते हुए ये कहता है कि ये तो इनविजिबल स्वर्ड है। ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो इसका विल्डर होता है वो काफी तेजी से फॉर्मेस ब्लेड को सामने अटैक कर सकता है। वो आगे सिल्वा से ये कहता है कि क्या ये वही अटैक है जिससे कि तुमने ओरा ब्लेड के साथ मेरे ऊपर अटैक किया था? क्या मैंने सही कहा ना? इस पर सिल्वा ये कहता है कि तुम जैसे एक छोटे मोटे हाई क्लास ने मेरे इस मास्टरी को देख लिया, तुम तो सच में बहुत कमाल के हो। तभी एग्नस की नजर पीछे जोशुआ के ऊपर पड़ती है और वो दामियन से ये पूछती है कि सर दामियन, क्या आपने उसी डीमन को मेंशन किया था जो कि उनके पीछे है? इस पर अथीनी ये कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब जोशुआ से है, जो कि काफी तगड़े तरीके से कंपटीशन में आगे बढ़ रहा था? वहीं पर एग्नस परेशान होते हुए ये कहता है कि मुझे किसी रीजन की वजह से ये लग रहा है कि जो वो डीमन है वो कॉम्बैट नहीं कर सकता है। इस पर दामियन ये कहता है कि ये काफी अच्छी बात है, अगर जो ये डीमन है वो पागल हो जाएगा तो हमारे लिए काफी परेशानी हो जाएगा। चलो इस मौके का फायदा उठाते हुए सिल्वा को खत्म करते हैं। वहीं पर सिल्वा अपने स्वर्ड को चारों तरफ घुमाते हुए ये कहता है कि जबकि तुम लोग बिना इंपेरियल नाइट्स के यहाँ पर आए हुए हो तो मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है कि तुम्हें सिचुएशन के बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके। भले तुम तीनों हाई क्लासेस एक साथ आए हुए हो, लेकिन तुम लोग फिर भी एक मास्टर क्लास का सामना नहीं कर सकते हो, और यही तुम्हारी घमंड तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। इस पर दामियन उन दोनों से यह कहता है कि चलो वक्त आ चुका है, जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही करना। इस पर ये दोनों सामने जाते हुए ये कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब उसके माना फ्लो को रीड करते हुए उसके स्वर्ड ट्रेजेक्टरी को पता लगाना है? इस पर सिल्वा सामने काफी सारे अटैक करते हुए ये कहता है कि अगर तुम लोग इससे पढ़ लोगे तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग इससे रिएक्ट कर पाओगे या फिर नहीं, लेकिन ये तीनों लोग मुश्किल से ही सही लेकिन सिल्वा के अटैक्स को डॉज करते हुए उसके पास पहुंच रहे थे। ये देखकर सिल्वा ये कहता है कि ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि तुम जैसे छोटे मोटे हाई क्लास मेरे अटैक्स को रिएक्ट कर सकते हैं। इस पर अथीनी सिल्वा के सामने पहुंचकर ये कहती है कि क्लोज कॉम्बैट के अंदर तुम्हारा इनविजिबल स्वर्ड बेकार है। इस पर सिल्वा काफी आसानी से सबसे पहले अथीनी के अटैक को ब्लॉक करता है और वो फौरन से अपने स्वर्ड को साइड करते हुए अथीनी के ऊपर स्ट्राइक लगाने के लिए जाते हुए यह कहता है कि क्या तुम्हें सच में यह लगता है कि तुम तीन हाई क्लासेस के नाइट्स मुझे हराने के लिए काफी हो? वहीं पर उसका अटैक अथीनी को चीर पाता उससे पहले ही दामिन बीच में आते हुए उसके स्वर्ड स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है और वो उससे यह कहता है कि हम लोग एवरेज हाई क्लासेस नहीं हैं। इस कारण से सिल्वा काफी गुस्सा हो जाता है और वो लगातार दामिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन दामिन उसके अटैक को ब्लॉक कर ले रहा था। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए एग्नस
सिल्वा के पीछे आ जाती है और वो एक जोरदार अटैक उसके ऊपर करती है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस कारण से सिल्वा जख्मी हो जाता है। वहीं पर उसका ध्यान पीछे की तरफ था और इस मौके का फायदा उठाते हुए अथीनी और दामिन एक साथ में सिल्वा के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जो सिल्वा होता है वो पीछे की तरफ हटते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर इन लोगों के साथ क्या है, उन लोगों ने तो हाई क्लास को कब का सरपास कर लिया है। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी अथीनी और एग्नस सामने की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे। अथीनी होली फ्लेम एनालाइलेटिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रही थी और एग्नस थंडर ड्रैगन्स एक्सटिंग्विश ब्रेथ का इस्तेमाल कर रही थी। वहीं पर इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर सिल्वा परेशान होते हुए पीछे देखते हुए ये कहता है कि ये तो काफी बुरा है, जोशुआ जस्ट मेरे पीछे है। वहीं पर वो जोशुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए उस अटैक के सामने आते हुए ये कहता है कि मैं तुम लोगों को मेरे बेटे के ऊपर एक भी आंच लगाने नहीं दूंगा और वो यह कहकर उस अटैक का सामना करने के लिए सामने की तरफ ओरा बैरियर क्रिएट कर लेता है। वहीं पर उसके मुंह से बेटा सुनकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अथीनी ये कहती है कि जो जोशुआ का रेपिड स्वर्ड था मुझे ये लगा था कि वो इनविजिबल स्वर्ड से रिसेंबल्ड करता है, तो वो दोनों बाप बेटे हैं। वहीं पर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या उसने जोशुआ को सील किया ताकि वो अपने बेटे को खो ना सके। वहीं पर वो ये सब सोचकर सिल्वा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उन दोनों को आसानी से खत्म कर सकता हूँ। वहीं पर इस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से जो सिल्वा था वो पैरालाइज्ड हो चुका था और वो इस कारण से काफी परेशान था क्योंकि वो अब दामिन का अटैक नहीं रोक सकता था और दामिन मौत बनकर सीधा उसके सामने आ चुका था। लेकिन तभी अचानक से दामिन का स्वर्ड चकनाचूर हो जाता है और ये देखकर अथीनी और एग्नस भी काफी ज्यादा हैरान थे और इस स्वर्ड को तोड़ने वाला जोशुआ था जो कि अपने फादर के सामने आकर अपने मुंह से उस स्वर्ड को तोड़ चुका था। ये देखकर सिल्वा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, अलविदा।